नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फिर नोटबंदी, 2000 का नोट वापस लेगा आरबीआई, 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के नोट के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीनों से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 21-22 में 2000 रुपए के एक भी नोट को नहीं छापा गया। इस वजह से बाजार में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन कम हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G7 की बैठक के लिए जापान पहुंचे पीएम मोदी। मीटिंग में अमेरिका उठाएगा रूस पर पाबंदियां लगाने का मुद्दा। जेलेंस्की भी शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों की बैठक में शामिल होने के लिए जापान पहुंच गए हैं। यहां वो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। 66 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा गए थे। दोस्तों, जापान के हिरोशिमा शहर में शुक्रवार को G7 देशों की सालाना बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं समिट के पहले ही दिन संगठन के नेताओं ने रूस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। G7 के नेताओं ने रूस से मांग की है कि वो तुरंत यूक्रेन से अपनी सेना को बाहर निकाले। G7 दुनिया के 7 देशों से बना संगठन है जो जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। इनमें अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिंसा से जुड़े केस में इमरान खान को प्री अरेस्ट बेल। 400 पुलिसकर्मी उनके घर जमान पार्क की तलाशी लेंगे। 6 फरार टेररिस्ट हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार को हिंसा से जुड़े 3 केस में प्री अरेस्ट बेल दे दी है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों में 9 मई को हिंसा हुई थी। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 2 जून तक इमरान को जमानत दी है। यह भी कहा है कि उन्हें जांच में शामिल होना होगा। इसी बीच लाहौर के कैपिटल सिटी पुलिस अफसर CCPO ने दावा किया है कि उनकी टीम ने इमरान के घर जमान पार्क से फरार हुए 6 और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके दावे के मुताबिक अब तक 14 आतंकवादियों को अरेस्ट किया जा चुका है। ये 9 मई को लाहौर में आर्मी के ठिकानों और उनके अफसरों के घर हुई हिंसा में शामिल थे। वहीं दोस्तों, पंजाब पुलिस को इमरान खान के घर की तलाशी लेने के लिए वारंट मिल गया है। जियो न्यूज के मुताबिक 400 पुलिस वाले इमरान के घर की तलाशी लेंगे। इसके पहले पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने सरकार की एक टीम जमान पार्क भेजने का फैसला किया था। इस टीम ने इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के नेताओं से बातचीत की, जिसके बाद कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया। सरकार ने इमरान को अल्टीमेटम दिया था कि वह अपने घर में छिपे 30-40 आतंकवादियों को पुलिस के हवाले कर दे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुधारू गाय बना आरबीआई, मोदी सरकार को देगा 87,416 करोड़ रुपए का डिविडेंड। इतना तो सोचा भी न था गवर्नमेंट ने। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपए के डिविडेंड भुगतान को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। यह इसके पहले वित्त वर्ष 2022 के डिविडेंड भुगतान के मुकाबले करीब तिगुना है। वित्त वर्ष 2021-22 में डिविडेंड भुगतान 30,307 करोड़ रुपए था। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में डिविडेंड भुगतान का फैसला किया गया। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक जोखिम बफर को 6% रखने का फैसला करते हुए लेखा वर्ष 2022-23 के लिए सरप्लस के रूप में 87,416 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
चीन और पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बॉर्डर पर तनाव और आतंकवाद पर दी नसीहत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने शुक्रवार को जापान पहुंचे। जापान के हिरोशिमा पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने निक्केई एशिया को दिए इंटरव्यू में चीन के साथ सीमा विवाद पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। भारत और चीन संबंधों में सुधार आपसी हितों और एक दूसरे के सम्मान के साथ ही संभव है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंधों को सामान्य रखने से क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। अब यह उन देशों की जिम्मेदारी है कि वे आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करें। इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर हुआ शुरू। तटीय क्षेत्र के प्रदर्शन से आरएसएस नाखुश, बताई कई वजह। जी हां दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए एक हफ्ता गुजर चुका है। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग नजरिए से मंथन करने में जुट गई है। जहां कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने के राजनीतिक असर का अवलोकन कर रहे हैं, वहीं संघ और भाजपा यानी कि बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ इस बात का विश्लेषण करने में व्यस्त हैं कि तटीय कर्नाटक क्षेत्र में हिंदुत्व का पासा क्यों नहीं चला। भाजपा महासचिव बीएल संतोष और संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बीच एक सहज समीकरण होने के बावजूद भगवा पार्टी का तटीय कर्नाटक में कुल वोट शेयर कई सीटों पर घटकर आधा रह गया। यही नहीं, सीटों की संख्या में भी भारी गिरावट आई। जहां 2018 के चुनाव में भाजपा ने 17 सीट हासिल की थी, वहीं इस बार के चुनाव में पार्टी महज 13 सीट पर सिमट कर रह गई। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में 3 जिले शामिल हैं और इन क्षेत्र में कुल 19 विधानसभा सीट आती है। इन 19 विधानसभा सीटों में दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिले आते हैं, जिनमें से भाजपा उत्तर कन्नड़ में 2 सीट और दक्षिण कन्नड़ में 1 सीट पर हारी। दोस्तों, न्यूज़ 18 के विश्लेषण से पता चलता है कि भाजपा के वोट शेयर में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। यहां तक कि जिन सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की है, वहां भी वोट शेयर 20% से 40% तक गिरा है।